नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एक्ट के बारे में जिसका नाम है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इसका उद्देश्य और आखिर ये किन लोगों के लिए लाया गया उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। यह अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि जो अपराध हैं जिनका विचारण जो है विलंब से होता है या जिनमें देरी हो जाती है उसका स्पीडी ट्रायल किया जा सके, यानी कि त्वरित विचारण किया जा सके। अब वो किन लोगों से रिलेटेड अपराध होंगे, तो जो नेता हैं या जो सरकारी लोक सेवक हैं यानी कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनसे रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं। अब उनसे रिलेटेड ऑफेंस जो होंगे वह जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो या उनके कार्यों से रिलेटेड हो, तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस होंगे उनके लिए अलग से जो है यहाँ पर विशेष न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से, ताकि उन अपराधों का जो विचारण है वो त्वरित किया जा सके। अब जो नेता होंगे उसके अंदर जो पंच होते हैं, पार्षद होते हैं, वहाँ से लेकर जो मुख्यमंत्री तक के जो लोग हैं वह सभी इसके अंदर काउंट होते हैं। और उसके साथ ही जो सरकारी सेवक होंगे उनके अंदर जो है एक क्लर्क जो होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ से लेकर जो है मुख्य सचिव यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के, वह भी इसके अंदर शामिल हैं। तो और इसके साथ साथ इसके अंदर यह भी व्यवस्था की गई कि जो ब्लैक मनी यानी कि जो काली कमाई के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है नेताओं के द्वारा या जो सरकारी लोक सेवक है उनके द्वारा, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जा सकेगी और ऐसी संपत्ति को जो है राजसात किया जा सकेगा। और इसके साथ ही उनके लिए यहाँ पर सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है। तो यह पूरा जो प्रोविज़न है वह स्पेशली जो नेता और जो सरकारी सेवक या सरकारी लोक सेवक है उनके लिए किया गया। हालांकि इन लोगों के लिए पहले से हमारे पास दूसरे एक्ट ऐसे हैं, अधिनियम हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ऐसे प्रोविज़न्स किए गए हैं। फिर भी ये अधिनियम क्यों लाया गया, तो उसका कारण यही था कि जो दूसरे अधिनियम हैं जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो है उसके अंदर इसके लिए प्रोविज़न्स किए गए हैं। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, उसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके जो लिंक हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर इसके लिए प्रोविज़न्स किए गए हैं, या जो CRPC है उसके अंदर इसके अंदर लिए जो है प्रोविज़न्स किए गए हैं। तो इतने सारे अधिनियम में प्रोविज़न होने के बावजूद जो है यह अधिनियम लाया गया, तो उसका कारण यही था कि जो है उसकी स्पीडी ट्रायल यानी कि जो ऑफेंसेस हैं उनको जल्द से जल्द त्वरित विचारण किया जा सके, ताकि जो विलंब की वजह से जो लोक सेवकों को या जो नेताओं को जो उसका लाभ मिल जाता है वो ना मिले। और इसके साथ इसमें यह व्यवस्था की गई कि जिस दिन उस विशेष न्यायालय में ऐसे ऑफेंसेस की जो है संस्थित किया जाएगा, जो वाद संस्थित किया जाएगा, उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर जो है ऐसे मामलों का विचारण विशेष न्यायालय के द्वारा किया जाएगा या उसे निपटाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक और प्रोविज़न किया गया कि अगर जो है विशेष न्यायालय के द्वारा जो दंडादेश दिया जाता है या जो निर्णय दिया जाता है उसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है, और जो ऐसी अपील होगी वह उच्च न्यायालय में की जाएगी यानी कि हाई कोर्ट में की जाएगी। इसके अलावा और कहीं पर ऐसी अपील नहीं की जाएगी। तो यह था इसका ओवरव्यू कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया और किन लोगों के लिए स्पेशली लाया गया। अब हम आज इसके बारे में बात करेंगे जो इसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, इसके अंदर क्या डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ ही जो है इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय है उसकी स्थापना कौन करेगा, उसके अंदर जो न्यायाधीश होंगे उनको उनकी क्या कंडीशंस होंगी कि उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तब वो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनको नियुक्त कौन करेगा, किसकी सहमति से करेगा, ये सारे प्रोविजंस आप आज देखने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, इसका एक्ट नंबर यानी कि संख्या क्रमांक है 8 ऑफ 2012 यानी कि 2012 का 8वां अधिनियम है। प्रेसिडेंट की परमिशन इसे 7 फरवरी 2012 को प्राप्त हुई। ये फोर्स में आया यानी कि लागू हुआ 15 फरवरी 2012 के दिन। ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो विस्तार है यानी कि एक्सटेंड करता है संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। इसके अंदर टोटल चैप्टर हैं 4 और इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं यानी कि जो धाराएं हैं वह है 26। सेक्शन 2 डेफिनेशंस, इसमें जो तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में हमने यहाँ मेंशन किया है। अधिनियम से यानी कि जो अधिनियम जहाँ वर्ड आएगा उससे यहाँ अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अब यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस अधिनियम से भी कनेक्टेड जो है अपराध जो हैं वो इसके अंदर डील किए जाएंगे, इसीलिए जहाँ भी अधिनियम शब्द आएगा वहाँ समझा जाएगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से यहाँ पर जो है अर्थ प्रेरित है। बी, प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा यानी कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर।
तो उससे अभिप्रेत है जो सेक्शन 14 के अंदर जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उससे संबंधित है। और वो कौन होगा? हायर जुडिशियल सर्विस का सर्विंग अधिकारी हो, यानी कि उच्च न्यायिक जो सेवा है उसमें अगर वो कार्य कर रहा हो, और या फिर सेशन जज हो यानी कि सत्र न्यायाधीश हो, या एडिशनल सेशन जज हो, या फिर रहा हो, तो वह जो है प्राधिकार अधिकारी के रूप में जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा सेक्शन 14 के द्वारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखनी है। सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, विशेष न्यायालय की स्थापना। तो यहाँ पर यह बताया गया है सेक्शन 3 के अंदर कि इसकी स्थापना कौन करेगा और आखिर इसका उद्देश्य क्या है, और उसके अंदर जो जज होंगे उनकी जो है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि इसको यहाँ पर जज के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो सबसे पहला कि यह जो विशेष न्यायालय की स्थापना की जा रही है वो इसीलिए की जाती है कि जो मामले हैं जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं उस तरीके के अगर मामले आते हैं तो उन्हें स्पीडी ट्रायल के तौर पर चलाया जा सके, यानी कि उनका त्वरित विचारण किया जा सके। इसलिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, और यह जो स्थापना है यह राज्य सरकार के द्वारा की गई है, और राज्य सरकार एक से अधिक या वो जितने चाहे उतने विशेष न्यायालय जो हैं स्थापित कर सकती हैं। अब विशेष न्यायालय की जो अध्यक्षता यानी कि जो अध्यक्षता जो होगी वह जो उच्च न्यायालय है उससे सहमति लेकर या उससे परामर्श लेकर जो है राज्य सरकार कोई नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश को वहाँ पर नियुक्त करेगी, जो कि उसका अध्यक्ष रहेगा जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, कौन विशेष न्यायाधीश हो सकेगा विशेष न्यायालय में, तो उसके लिए दो कंडीशंस यहाँ बताई हैं कि या तो वो हायर जुडिशियल सर्विस यानी कि उच्च जो न्यायिक सेवा है उसमें सर्विंग यानी कि अभी सेवारत हो, या फिर वो सेशंस जज हो या एडिशनल सेशन जज हो या रहे हो। तो ये कंडीशन उनको फुलफिल करनी होगी विशेष न्यायाधीश के तौर पर वहाँ पर जो है अपॉइंट होने के लिए। सेक्शन 4 विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान। हम यहाँ पे दो स्टेजेस हैं जहाँ पर विशेष न्यायालय जो है किसी मामले का संज्ञान लेगा। पहला, क्या तो जो मामले हैं वो सीधे विशेष न्यायालय के पास संस्थित किए जाते हैं यानी कि डायरेक्ट उनके पास आवेदन किया जाता है, या दूसरा जब ऐसे मामले धारा 10 के अंदर जो हैं उनको ट्रांसफ़र यानी कि अंतरित किए जाते हैं। अब धारा 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी आगे चलकर हम उस सेक्शन में देखेंगे कि आखिर किसके पास शक्ति है कि वह एक मामले को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 5 डिक्लेरेशन ऑफ केसेस टू बी डील्ड विथ अंडर दिस एक्ट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एक्ट के अंदर जिसमें बताया गया है कि ऐसे अपराधों की घोषणा जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है डील किए जाएंगे, तो अब वो कौन करेगा और उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो सारा सेक्शन 5 में बताया गया है। तो जहां राज्य सरकार को प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया किसी एविडेंस को देखकर यह लगता है कि जो अपराध किया गया है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो लोक सेवक हो या रहा हो, तब राज्य सरकार ऐसे विश्वास के आशय की घोषणा कर सकेगा। तो इसमें यह घोषणा कर देगा कि जो वो लोक सेवक है या जो रहा है उसने कुछ ऐसा अपराध किया है, और यह जो घोषणा होगी जो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इस घोषणा का प्रभाव क्या होगा तो उसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 6 घोषणा का प्रभाव। पहला, ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन विशेष न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसी घोषणा राज्य सरकार कर देती है तब जो जिस अपराध के या जिस व्यक्ति के बारे में जो घोषणा की गई है उससे रिलेटेड जो अपराध है वो विशेष न्यायालय में ही संस्थित होगा और विशेष न्यायालय ही उसका विचारण करेगा, अन्य किसी न्यायालय में जो है वो विचारित नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है कि यदि ऐसा कोई मामला है जो घोषणा करने से पहले ही किसी अन्य न्यायालय में जो है संस्थित कर दिया गया है और वहाँ अगर उसकी कार्रवाई चल भी रही है, तब भी ऐसी घोषणा होने के बाद जो है वह मामला विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा और जो उसकी कार्रवाई होगी और जो उसकी प्रोसीडिंग होगी वो विशेष न्यायालय के द्वारा पूर्ण की जाएगी। सेक्शन 7 अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारिता यानी कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा, किन मामलों में जो है विशेष न्यायालय जो है वो विचारण कर सकेगा। तो इसके अंदर ही बताया गया है कि विशेष न्यायालय जो मुख्य अभियुक्त है यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफेंस जो है वह, या फिर षड्यंत्रकर्ता यानी कि जो कॉन्स्पायरेटर है, या फिर अबेटर जो दुष्प्रेरक है, ऐसे रूप में विचारण करने की अधिकारिता जो है यहाँ पर विशेष न्यायालय को होगी। और इसके साथ ही जिसकी घोषणा सेक्शन 5 के अंदर जो कि हमने देखा कि जो राज्य सरकार घोषणा करेगी कि ये जो लोक सेवक है जो उन्होंने जो है इस ऐसा कोई एविडेंस है जिसके तौर पर विश्वास किया जा सकता है कि उसने कोई अपराध किया है, तब अगर ऐसी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी सेक्शन 5 में, तो उससे जुड़े जो समस्त व्यक्ति हैं उनका जो है एक ही विचारण में संयुक्त विचारण किया जा सकेगा विशेष न्यायालय के द्वारा। तो यह यहाँ पर दो इनकी अधिकारिता है, इसे हमें याद रखना है।
सेक्शन 8 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। इसमें बताया गया है कि जो विशेष न्यायालय होगा, यदि उसके पास जो है वारंट मामले से संबंधित कोई मामला है और उसका विचारण करना है तो वह वही प्रक्रिया फॉलो करेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मेंशन की गई है वारंट मामलों के लिए। दूसरा कि जो विशेष न्यायालय है वही वो सारी प्रोसीजर फॉलो करेगा जो संहिता में दी गई है। और उसके साथ ही यहाँ ये बताया गया है कि जो भी अभियोजन पक्ष की कार्रवाई, जो व्यक्ति जो है अभियोजन पक्ष की जो कार्रवाई करेगा या उसको जो है संचालित करेगा, उसे यहाँ पर लोक अभियोजक समझा जाएगा। इसके साथ ही विशेष न्यायालय जो दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति हैं, जो विशेष न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाएंगे, उन्हें वैसा दंड दिया जा सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। सेक्शन 9 विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। अब जब विशेष न्यायालय अगर कोई आदेश अगर कर देगा विचारण के समाप्त होने के बाद, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील किसको होगी और कितने समय के भीतर होगी, वो सेक्शन 9 में बताया है। तो विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश के जो विरुद्ध अपील है वो उच्च न्यायालय को होगी। और इसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसी कोई अपील या जो दंडादेश है वो किसी और अन्य न्यायालय को नहीं होगा, उच्च न्यायालय से भिन्न। अब ये अपील किस ग्राउंड्स पे होगी, तो यहाँ 2 ग्राउंड्स हैं कि या तो वह जो है विधि के या तथ्य के प्रश्न पर हो, यानी कि लॉ और फैक्ट्स के प्रश्न जो क्वेश्चन है उसी पर होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई रीज़न आता है तो उस पर अपील नहीं होगी। और जो ऐसी अपील है वह 30 दिनों के भीतर, जो दंडादेश विशेष न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है, उस पर पारित होने के 30 दिनों के भीतर जो है उच्च न्यायालय में जो है अपील करना होगी। लेकिन जो कि है परंतु यहाँ पर दिया गया है कि यदि उच्च न्यायालय को जो है अपीलार्थी बताता है और पर्याप्त हेतु या पर्याप्त कारण बताता है कि वह 30 दिन में क्यों नहीं कर पाया अपील, तो जो है वहाँ पर उसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। सेक्शन 10, जैसा कि हमने सेक्शन 4 में देखा था कि मामलों के अंदर क्या उसमें कब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मामलों का अंतरण है वह उच्च न्यायालय जो है वह एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को किसी मामले का अंतरण कर सकेगा। यही सेक्शन 10 है और हमें यहाँ पे यही याद रखना है कि कौन कर सकेगा, तो हाईकोर्ट कर सकेगी एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को। सेक्शन 11 किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध यानी कि बाउंड नहीं होना। यहाँ क्लियरली ये बताया गया है कि किसी भी स्थिति में जो है विशेष न्यायालय किसी भी विचारण को जो है स्थगित नहीं करेगी जब तक कि ऐसा करना न्याय हित के लिए आवश्यक नहीं हो। और अगर ऐसा कुछ संस्थित जो है किया भी जाता है, स्थगित भी किया जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर लेखबद्ध जो है कारण लिखने होंगे विशेष न्यायालय को। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस सेक्शन के अंदर है कि विशेष न्यायालय मामलों के विचारण को संस्थित यानी कि जिस दिन संस्थित किया गया अथवा जिस दिन उसे ट्रांसफ़र किया गया सेक्शन 10 के अंदर, इन दोनों ही डेट से, जिस दिन उन्हें संस्थित किया गया है, जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया है, उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का जो है वो प्रयास करेंगे। सेक्शन 12 अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि जैसे कोई विशेष न्यायालय का जो है न्यायाधीश है, लेकिन उससे जो आदि जो प्रक्रिया थी किसी विचारण में, वह आदि प्रक्रिया या जो साक्ष्य थे, आधे साक्ष्य जो हैं उस न्यायाधीश ने ले लिए हैं और उसका जो है टर्म पीरियड ख़त्म हो गया और वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद या फिर किसी कारणवश वो वहाँ से हट जाते हैं और कोई दूसरा जो है न्यायाधीश वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है आगे की कार्रवाई वो करेंगे, यानी कि जो बाकी बचे हुए साक्ष्य हैं वो लेंगे और जो है उससे वैसे ही पूर्ण करेंगे जैसे कि आधा पूर्ण हो चुका था, आधा वो पूर्ण करेंगे और इस तरीके से आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो यही सेक्शन 12 में बताया गया है कि अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिखित अथवा आंशिक रूप से अभिलिखित अथवा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो आधे में आता है तो उसे वापस से पूरी ट्रायल वापस चलानी होगी, या फिर जो है पूरी ट्रायल हो चुकी है और उस दिन वो जो आगे का जो प्रोसीजर है वो करना है तब वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें वापस से जो है पूरी ट्रायल चलानी होगी। तो ऐसा नहीं है, जहाँ से वो ज्वाइन करेंगे वहाँ से उस ट्रायल को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। यही सेक्शन 12 में बताया है। तो यह था दोस्तों सेक्शन 12 तक जो इसकी सारी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।